हेलो बच्चों, आज मैं केमिस्ट्री का जो आपका सॉल्यूशन का क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है उसका मैं थर्ड वीडियो लेके आज खड़ा हूँ, जिसमें वीडियो नंबर 1 जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर के पहला वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 9 तक देख चुके हैं, सेकंड वीडियो में आप शायद क्वेश्चन नंबर 19 तक देख चुके हैं। आज मैं 20 से आगे बढ़ता हूँ। देयर इज़ 41 एनसीईआरटी क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक, और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन जैसा अच्छे क्वेश्चन आपको किसी चैप्टर में नहीं मिलेंगे। तो मैं बार बार हर एक वीडियो में आपको बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहा हूँ। 1 से लेकर 41 तक टोटल क्वेश्चन को मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। आप एक बार देखिए, एनसीईआरटी से क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और फिर उसको अपने तरीके से सॉल्व आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा ये बोला कि ए सॉल्यूशन 5% of cane sugar in water has a freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water. Freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में पूछी गई है, अक्सर जैक बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछी जाती है। तो मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 के पास। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बोला कि क्वेश्चन नंबर 20 का कहना है कि क्वेश्चन नंबर 20 इसका कहना है कि केन शुगर का सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन है, यानी कि शुगर हमारा है C12H22O11। केन शुगर का सॉल्यूशन है वाटर में। इस समय फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, दैट इज 271 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट जो दिया हुआ है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अभी शुगर के टाइम में वो दिया हुआ 271 केल्विन, ठीक है। और हमसे 5% ग्लूकोज के सॉल्यूशन का पूछ रहा है, 5% ग्लूकोज का पूछ रहा है, जबकि ये 5% है तो 95% होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे पहले मैं निकालूँ, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज गिवन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये हमारा दिया हुआ है 273.15 केल्विन। तो 1 मिनट ज़रा आप सोच लीजिए कि अगर वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट आपको दी हुई है और सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट आपको दी हुई है, एक वीडियो में आपको बोल चुका हूँ। देखिए, एक सुझाव है आप लोगों के लिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट तभी करें जब एनसीईआरटी का चैप्टर को आप देख चुके हैं। एनसीईआरटी के चैप्टर में हमारा 5 वीडियो है, एक एक पार्ट करके मैंने बनाया, सारे पार्ट 15 से 20 मिनट तक के होंगे। पहले उस पार्ट को आप देख लीजिए, चैप्टर को आप पढ़ लीजिए, इससे आपको बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ जाएगी, तभी आप क्वेश्चन पे आइए। और मैं कोई नोट्स कॉपी से पढ़ के आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जिस टाइप से क्लास में बात करता हूँ, जिस टाइप से समझाने की कोशिश आपको करता हूँ, मैं फिर वही करने वाला हूँ। लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम में बोर्ड पे यहाँ मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, आपको वीडियो में मिल रहा हूँ। आप किसी तरह करके अपना कोर्स को कंप्लीट करते रहें। ऐसा नहीं कि मैं नोट्स कॉपी उठा रहा हूँ, नोट्स कॉपी को पढ़ के आपको समझा दे रहा हूँ। जिस तरीके से मैं आपके बोर्ड पे काम करता हूँ, आपकी क्लास में काम करता हूँ, उस टाइप से मैं खड़ा हूँ। तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है और प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा घटता है। फिर से सुन लीजिए मैंने क्या बोला, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ेगा, इसलिए उसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कहना है कि ये हमेशा घटेगा। तो अगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है मेरा 273.1, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन और सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट हमारी इतनी हो गई, तो ऑफकोर्स घट गई, फ्रीजिंग पॉइंट तो घटनी चाहिए। तो कितनी घटी? जितनी घटी इट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैं डेल्टा TF निकाल लेता हूँ, अभी निकाला हूँ। डेल्टा TF इज इक्वल टू 273.15 माइनस 271 केल्विन, ये हो गई आपका 2.15 केल्विन। ये निकल गया मेरा डेल्टा TF। अब डेल्टा TF अगर हमको मालूम है, ये तो अभी शुगर पे मैं काम कर रहा हूँ, ग्लूकोज पे तो मैं नेक्स्ट इक्वेशन में आऊँगा। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, KF इंटू मोलालिटी। अब डेल्टा TF हमको पता है 2.15, KF हमको पता नहीं है, KF हमको पता नहीं, KF को मैं रखता हूँ। अब मोलालिटी के लिए WB, तो WB वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 5% को मैं 5 ग्राम लेता हूँ, 5 बाई शुगर का मोलिकुलर मास होता है 342, आप निकाल दीजिए शुगर का मोलिकुलर मास C12H22O11 342 इंटू 1000 बाई ए में दिया हुआ आपको 95। यहाँ से KF को आप कैलकुलेट कर लो, KF निकलने वाला है 13.97 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। थोड़ा ध्यान दीजिए, KF को कैलकुलेट कर लीजिए। मैं ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन करके रखता हूँ कि आपको टाइम यहाँ पर ना लगे। KF हमारा निकल गया है 13.97 केल्विन पर मोल। ओके, अब KF अगर हमारे पास हो गई है तो मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा ग्लूकोज का है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट मैं अब निकाल लेता हूँ, डेल्टा TF इज इक्वल टू, अब मैं ग्लूकोज में आ रहा हूँ। अब ग्लूकोज भी आपका 5% ही दिया हुआ है,
तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। देखो चीनी को भी डिजोल्व किया था पानी में ही, ग्लूकोज को भी डिजोल्व किया पानी में ही, और पानी का ही है, सॉल्वेंट का ही निकलता है के एफ, तो के एफ में ये यूज़ कर रहा हूँ 13.97 इंटू 5 बाई ग्लूकोज का एम बी 180 इंटू 1000 बाई वंस अगेन 95, क्योंकि 5% है तो पानी आपका 95% होगा। अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले डेल्टा टी एफ, तो इसका डेल्टा टी एफ आ रहा है मेरा 4.08 केल्विन, ये हमारी इतनी आ रही है। यानी कि जब ग्लूकोज को मैं डिजोल्व करूँगा तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा इतना, तो ग्लूकोज के सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। प्योर सॉल्वेंट का कितना है, अरे प्योर सॉल्वेंट का तो पानी का कितना है 273.15 माइनस डिप्रेशन कितना हुआ, घटा कितना, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा घटता है, तो ये घटा है आपका डिप्रेशन, दिस इज 4.08 केल्विन। अब दोनों को मैं घटाता हूँ 269.066 केल्विन। इट इज़ योर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 20। एक बार ज़रा फिर से सुन लीजिए। शुगर के सॉल्यूशन का हमको फ्रीजिंग पॉइंट दिया था, तो मैंने सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यूज़ किया, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यूज़ किया, डिप्रेशन पहले निकाल लिया, और डिप्रेशन से मैं केएफ को कैलकुलेट कर लिया, तो केएफ हमारी हो गई वाटर की। अब वाटर का मैं केएफ को रख लिया। अब ग्लूकोज को भी डिजोल्व करना है वाटर में, तो केएफ तो मैं वाटर का यूज़ कर दिया, 5% ग्लूकोज भी था। अब यहाँ पे मैंने देखा ग्लूकोज में कितना डिप्रेशन हुआ, कितना घटा, तो घटा 4.08, तो घटा जब 4.08, अब प्योर सॉल्वेंट का था मेरा प्योर वाटर का जो 273, तो 273 से डिप्रेशन को मैंने घटा दिया, हमको ग्लूकोज के सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मिल गई, ये आगे 269 केल्विन, 269.06 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 20। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 के पास। वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बार एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। एक बार 21 को आप देख लीजिए। मैं क्वेश्चन को देखता हूँ। दो एलिमेंट ए और बी है, दोनों मिलकर कंपाउंड बनाता है AB2 AB4। व्हेन डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 ग्राम AB2 डिप्रेशन का लो फ्रीजिंग पॉइंट को लो करता है 2.3 केल्विन, और AB4 को डिप्रेस करते हैं तो 1.3 केल्विन करता है। क्वेश्चन को समझिए। मैं क्वेश्चन को पढ़ा, समझा, आप कम से कम 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएगी। ये बोलना क्या चाहता है, ये बोलना चाहता है कि कोई 2 एलिमेंट है ए और बी। क्वेश्चन नंबर में आ गया 21 के पास। ए और बी एक बार बनाता है AB2 और एक बार यही दोनों मिलकर बनाता है AB4। 2 बात हो गई। अब 1 ग्राम AB2 को अगर 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, 1 ग्राम AB2 को अगर 20 ग्राम बेंजीन में हम लोग डालते हैं, सॉल्युबल करते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होता है आपका 2.3 केल्विन। 2.3 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट घटती है। बार बार मैं बोल रहा हूँ फ्रीजिंग पॉइंट घटती है, तो यहाँ घट रही 2.3 केल्विन। अब 1 ग्राम AB4 को अगर 20 ग्राम बेंजीन में डाली जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होती है 1.3 केल्विन। 1.3 केल्विन का डिप्रेशन होती है। तो आपसे, और जबकि बेंजीन का केएफ दिया हुआ है, केएफ फॉर बेंजीन दिया हुआ 5.1 केल्विन kg पर मोल। एक बार फिर से, केएफ हमेशा सॉल्वेंट का निकलता है, केबी हमेशा सॉल्वेंट का निकलता है। इट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये सब हमेशा सॉल्वेंट का निकलता है। और यहाँ सॉल्वेंट है बेंजीन, यहाँ सॉल्वेंट है बेंजीन, तो बेंजीन का केएफ हमको पता है। अब हमसे पूछा है ए बी का एटॉमिक मास क्या होगा। ध्यान दीजिए, ए बी का एटॉमिक मास क्या होगा। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट में आते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। तो मोलालिटी के लिए हम यूज कर रहे हैं अपना WB/MB इंटू 1000 बाई WA बेंजीन का वेट। डेल्टा टी एफ डिप्रेशन कितना है 2.3 केल्विन। बेंजीन का केएफ कितना दिया हुआ 5.1 केल्विन इंटू WB मेरा कितना है, WB 1 ग्राम को डिसॉल्व किया था कितना, और AB2 का हमको मॉलिक्यूलर मास नहीं मालूम, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 को मैं रखता हूँ इंटू 1000 बाई 20 ग्राम में ना जी। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 2.3 इंटू 5.1, 1 ग्राम डिसॉल्व किया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 का हमको नहीं मालूम है, इसको मैं रख दिया 1000 बाई 20। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो हमारा MaB2 आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 आ जाएगा 110, शायद 110 आने वाली होगी आपकी। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो आ रही 110.87, 110.87। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पार्ट में आओ। अब इस बार AB4 में मैं चलता हूँ, सेम यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, और उसमें डिप्रेशन है 1.3 का, 1.3 इज इक्वल टू 5.1 इंटू, इसको भी 1 ग्राम ही डिसॉल्व किया है, और MaB4 का हमको इस बार भी नहीं पता, इंटू 1000 बाई
20 ग्राम बेंजीन है। अब यहाँ से MaB4 अगर मैं निकालता हूँ तो 196 पॉइंट समथिंग केल्विन आपका आएगा, और वो आ रहा है 196.15 केल्विन, 196.15 केल्विन। अब सोच लीजिए MaB2 है 110.87, MaB4 है 196.15 केल्विन। अब यहाँ पे हम करते हैं A + 2B इज इक्वल टू 110.87, इधर से A + 4B इज इक्वल टू 196.15 केल्विन। अब आपका 9/10 का क्वेश्चन बन गया। यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल लीजिए। ए हो गया एटॉमिक मास ए का, बी हो गया बी का। अभी दोनों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दोनों को मैं घटाता हूँ, माइनस माइनस माइनस, इसको मैं काटा, यहाँ बचा -2b इज इक्वल टू 110 में 96 अगर मेरा गया तो घट के मेरी आ गया 85.28, -85.28, माइनस माइनस को दोनों को काटिए और b का वैल्यू निकाल लीजिए इसको 2 से डिवाइड करके। तो v का वैल्यू जो हमारा आ गया है, b का निकल गया 42.64 ग्राम पर मोल, ही हो गया b का। अब b का वैल्यू कहीं पे भी यूज़ करके a का वैल्यू निकाल लीजिए। तो a का वैल्यू आपका आएगा 25.59, एक आ रहा है 25.59 या 26 भी आप इसको लिख सकते हैं, या 25.6। तो b का 42.64 और a का है 25.59। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे कि 1 ग्राम AB2 को अगर 20 ग्राम बेंजीन में डालें तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हुआ इतना, और 1 ग्राम AB4 को अगर 20 ग्राम बेंजीन में डालें तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हुआ इतना। दो इक्वेशन मैंने बनाया, अब दोनों से मैंने मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 निकाला और AB4 निकाला। अब AB2 अगर निकल गई तो A + 2B इज इक्वल टू 110 और A + 4B इज इक्वल टू 196। दोनों को मैंने सॉल्व किया, AB का वैल्यू निकाल दिया। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 21। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 के पास, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन में आ रहा हूँ, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन आपका बोल रहा है ये कि, अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, अच्छे क्वेश्चन है। अब मैं आता हूँ 22 के पास। क्वेश्चन नंबर 22 का कहना है कि, मैं एक बार क्वेश्चन पहले देख लूँ। इस पेज में तो मैं कैलकुलेशन रखता हूँ कि आपको बोर्ड पर कैलकुलेट किया ना जाए, टाइम बचे। At 30 Kelvin, at 300 Kelvin, 36 gram of glucose present in 1 liter of solution has osmotic pressure of 4.98 bar. If osmotic pressure of solution is 1.5 bar at the same temperature, what would be its concentration? ऐसा बोलना चाह रहा है। ये क्वेश्चन 2 पार्ट का है और क्वेश्चन है osmotic pressure का, और बोलता है कि अगर 36 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम ग्लूकोज को अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में डाला गया, 1 लीटर सॉल्यूशन अगर बना रहा है तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से डिनोट करते हैं, 4.98 बार है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार हो जाए तो उस वक्त कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर दोनों का हम सेम रखें तो। क्वेश्चन यही कहता है कि 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन लीटर सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इतना बार, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इतना बार एट द सेम टेम्परेचर, व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। तो इस पार्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो क्वेश्चन तो ऑस्मोटिक प्रेशर का, दोनों केस में हमको सेम रखना है टेम्परेचर। तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वीडियो देखे होंगे, शायद वीडियो नंबर 4, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी आई हुई है, सॉल्यूशन लेक्चर वीडियो नंबर 4, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का डिस्कस हुआ है। अब पाई भी इज इक्वल टू nRT, ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन है। पाई भी इज इक्वल टू nRT, जहाँ आपका पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चूंकि दोनों साइड टेम्परेचर सेम रखने के लिए बोला, तो मैं टेम्परेचर निकाल लेता हूँ। तो T इज इक्वल टू हो जाएगी पाई भी बाई NR, पाई भी बाई NR, पाई भी बाई NR। अब चूंकि दोनों साइड का टेम्परेचर हमको सेम रखना है, तो पाई भी बाई NR इधर भी करता हूँ और इधर भी मैं करता हूँ पाई भी बाई NR। ठीक है, दोनों पार्ट के लिए मैं किया। अब देखिए, दोनों पार्ट में R को तो कांस्टेंट ही रखेंगे, आपको जो रखना है 0.0821 या 0.031, चूँकि बार में है तो 0.0821 रखेंगे। तो R को मैं दोनों साइड से काटूंगा। ठीक है, और हमको निकालना है इस पार्ट का कंसंट्रेशन, हमको निकालना है इस पार्ट का कंसंट्रेशन। तो N/V अगर मैं कर दूं तो ये बन जाएगा C। तो N/V को मैं रख देता हूँ यहाँ C, N/V को कर दिया C, चूँकि हमको निकालना था कंसंट्रेशन। इधर का पाई का वैल्यू हमको दिया है 1.52, इधर का पाई का वैल्यू दिया है 4.98 और वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, 1 लीटर। अब n का मतलब क्या करोगे, n इज इक्वल टू W/m, n इज इक्वल टू W/m, वेट बाई मोलिकुलर मास। तो वेट बाई मोलिकुलर मास, वेट कितना था आपका 36 और ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180।
काम खत्म। आर का वैल्यू कट गई, लीटर के तो 1 हो गई, तो खत्म हो गई। अब यहाँ से सीधे सी का वैल्यू आप निकाल सकते हो। जब सी का वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे 180 इंटू 4.98 इंटू 1, नीचे है 36, ऊपर है 1.52 बाई सी, वेरी गुड। जब हम सी का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जैसे 0.0610 मोल पर लीटर। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 21। कौन सा क्वेश्चन आप बना रहे थे? दिस इज 22। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 के पास। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब आ रही होगी। 23 क्वेश्चन बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, 23 थ्योरी है। ऐसे आपके 31 न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी 10 थ्योरी है। तो मैं 23 क्वेश्चन में आ रहा हूँ। सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें से कौन सा इंटर एटॉमिक फोर्स इस पेयर में है? जैसे पहला मेरा बोल रहा है नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन। तो आप जानते हैं कि नॉर्मल हेक्सेन C6H14 और नॉर्मल ऑक्टेन C8H18। ऑक्टेन और दुनिया 18 8 दूनी 16 17 18 थे, C8H18। तो ये जो दोनों कोवेलेंट बॉन्डेड है, दोनों नॉन पोलर है, तो इसके बीच में फोर्स होगा डिस्पर्सन फोर्स या नॉन पोलर। इसके बीच में होगा डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स, चूंकि दोनों नॉन पोलर है। सेकंड आपका I2CCl4, सेम मॉलिक्यूल से I2CCl4 दोनों कोवेलेंट है, और दोनों के बीच में होगा आपका लंडन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, क्योंकि दोनों नॉन पोलर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है कि NaCl4, पोटेशियम क्लोराइड और वाटर, चूंकि एनी कंपाउंड है तो इसके बीच में होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। पोटेशियम क्लोराइड NClO4 आयन है और वाटर आपका डाइपोल है, तो यहाँ पर होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। मिथनॉल और एसीटोन, मिथनॉल और एसीटोन, एसीटोन भी पोलर है, ये तो यहाँ होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लास्ट एसीटोनाइट्राइल और एसीटोन के बीच में होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर आपको देखना है 1 2 दोनों में है डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स, क्योंकि दोनों नॉन पोलर है। थर्ड में पोटेशियम क्लोराइड वाटर में आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन। मिथनॉल वाटर और एसीटोन में आपको है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और एसीटोनाइट्राइल और एसीटोन के बीच में है आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये है क्वेश्चन नंबर 23। 24 में मैं आ रहा हूँ। बेस्ड ऑन द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन। नॉर्मल ऑक्टेन में ज़्यादा सोल्युबल कौन होगा? अब ध्यान दीजिए, नॉर्मल ऑक्टेन का मतलब ये तो बेंजीन, ये तो आपकी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चैन वाली कंपाउंड है। नॉर्मल ऑक्टेन CS3 CS2 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 CS2, कार्बन आपको 8 रखना है, तो हो जाएगा C8H18। इसमें कौन ज़्यादा सोल्यूबल होगा? इसमें सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन भी कोवेलेंट है और आपको डिसॉल्व भी करना है कोवेलेंट में, तो साइक्लोहेक्सेन होगा सबसे पहले। उसके बाद होगा आपको CS3CN, इसके बाद होगा CS3CN, इसके बाद होगा मिथनॉल CS3OH, लास्ट में होगा KCl, बिकॉज KCl पूरी की पूरी आयनिक है और आपको डिसॉल्व करना था नॉर्मल ऑक्टेन में। तो जो ऑर्डर हमारा बन रहा है, सबसे पहले ऑर्डर हमारा आएगा, सबसे पहला ऑर्डर में आएगा हमारा साइक्लोहेक्सेन, फिर आएगा CS3CN, फिर आएगा CS3OH, और लास्ट में आएगा KCl, बिकॉज KCl आयनिक है और डिसॉल्व करना था हमको नॉर्मल ऑक्टेन में। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 24। अब 25 में मैं आता हूँ। एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड में आइडेंटिफाई विच आर इनसॉल्युबल, पार्शली सॉल्युबल और हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल कौन होंगे? तो एक रूल आपने सुना है, शायद वीडियो नंबर 2 में मेरा आया होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर पोलर में ही घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में ही घुलेगा, पोलर नॉन पोलर में नहीं, नॉन पोलर पोलर में नहीं घुलेगा। तो डिसॉल्व करना है किसमें? वाटर में। तो देखिए फिनॉल में दोनों नेचर है, आयनिक नेचर भी है और कोवेलेंट नेचर भी है। बेंजीन है कोवेलेंट और ऊपर का OH आपको पोलर बॉन्ड में लेके चली जाती है, तो फिनॉल होगा पार्शली सॉल्युबल। ध्यान से सुनिए, फिनॉल होगा पार्शली सॉल्युबल, फिनॉल होगा पार्शली सॉल्युबल। टोल्विन, टोल्विन होगा इनसॉल्युबल, क्योंकि टोल्विन का मतलब है बेंजीन के ऊपर CH3 और यहाँ कोई पोलर नहीं है, ये होगा इनसॉल्युबल। तीसरा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOH, ये होगी हाईली सॉल्युबल, क्योंकि आपको डिसॉल्व करना है वाटर में, दोनों पोलर हो जाएगी। तीसरा इथिलीन ग्लाइकॉल, CS2OH CH2H, इथिलीन ग्लाइकॉल, ये होगा हाईली सॉल्युबल। अगला है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ये होगा इनसॉल्युबल, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, आपको डिसॉल्व करना था वाटर में। लास्ट में पेंटेनॉल, पेंटेनॉल होगा पार्शली सॉल्युबल, बिकॉज CH3 CS2 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 ये कोवेलेंट पार्ट, और उधर का OH, क्योंकि पेंटेनॉल है, पेंटेन में ऑल लगा हुआ है, तो OH पोलर नेचर है, और बाकी का बेंजीन, बाकी का जो पूरा पार्ट है चैन वाला पार्ट CS3 CS2 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 ये आपके कोवेलेंट पार्ट है, तो ये होगी पार्शली सॉल्युबल। एक बार फिर से, फिनॉल पार्शली सॉल्युबल, टोल्विन इनसॉल्युबल, फॉर्मिक एसिड हाईली सॉल्युबल, इथिलीन ग्लाइकॉल हाईली सॉल्युबल, क्लोरोफॉर्म इनसॉल्युबल, पेंटेनॉल पार्शली सॉल्युबल होगी। तो ये 3 थ्योरी क्वेश्चन थे 23, 24, 25।
मैं चलता हूँ 26 के पास। 26 क्वेश्चन का कहना है, सिंपल क्वेश्चन है, एक स्टेप की क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन का कहना है आपका कि एक लेक वाटर है जिसका डेंसिटी हमको दिया है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। लेक वाटर का डेंसिटी दिया है। कौन सा क्वेश्चन में आ गया? 25। ये 25 क्वेश्चन में आप आ गए हैं, सॉरी 26 क्वेश्चन में आ चुके हैं आप। 26, एक लेक वाटर की डेंसिटी दी हुई 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर एंड कंटेन 92 ग्राम ऑफ सोडियम प्लस आयन। 92 ग्राम सोडियम प्लस आयन को ये रखा पर केजी वाटर। वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ 1000 ग्राम पर केजी, बोल रहा 1000 ग्राम। पूछ रहा है आपसे कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सोडियम आयन, कैलकुलेट द मोलालिटी। तो मोलालिटी का मतलब WB/MB इंटू 1000 बाई WA। WB सोडियम आयन का हमसे मोलालिटी पूछा, तो सोडियम आयन का 23 हो सकता है मोलिकुलर मास। सॉरी, सोडियम आयन डिजॉल्व है आपका 92 ग्राम, 92 बाई MB है 23 इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हमको दिया है 1000। लेक वाटर का कटा, ये आ गई 4, यानी कि मोलालिटी इज गिवन 4 ग्राम या 4 छोटी एम ले लीजिए, मोलालिटी का यूनिट हमारा छोटी एम, केजी पर मोल, या तो छोटी एम से आप डिनोट कर सकते हैं। इसका आंसर है आपका 4 छोटी एम मोलल। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 के पास। 27 क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन 27 में आप आ गए हो। ये बोला CuS के एक्वा सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP क्लास 11th के इक्विलिब्रियम 2 में आप एक वर्ड सुने होंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक सोल्यूबल, एक कोई भी सॉल्यूट कितना हद तक सोल्यूबल होती है, यहीं पे एक मेजरमेंट होती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP से इसको डिनोट करते हैं। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारा दिया हुआ है, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 6 × 10⁻⁶, 6 × 10⁻16 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया आपको दिया हुआ है। तो पूछा है मैक्सिमम मोलालिटी, मैक्सिमम मोलालिटी। तो आप ये काम कर सकते हो, CuS का अगर एक्वा सोल्यूशन को अगर हम लोग इक्विलिब्रियम में लेके जाते हैं तो Cu2+ अब प्लस S के ऊपर 2-, तो यहाँ से K इज इक्वल टू Cu2+ का कंसनट्रेशन ऊपर, S के ऊपर 2- का कंसनट्रेशन ऊपर बाई CuS। अब इसी को आप इसके साथ डाल के कर देते हो KSP, इसको इसके साथ डाल के मैंने कर दिया KSP। KSP का इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ और कंसनट्रेशन ऑफ S के ऊपर 2-। दोनों कंसनट्रेशन सेम होगा, क्योंकि जितना कंसनट्रेशन होगा कैटायन का उतना ही होगा एनायन का, बिकॉज इट इज और कंप्लीटली सोल्यूबल, ये कंप्लीटली सोल्यूबल हमारी होने वाली है। तो अगर हम इसको x मान लें तो ये भी x हमारी आ जाएगी, तो इसका कंसनट्रेशन हो गया x² इज इक्वल टू KSP, और KSP का वैल्यू हमारा है 6 × 10⁻16। अब स्क्वायर को हटा के इस पर रूट चढ़ाते हैं, 6 का रूट आएगा 2.45 × 10⁻8 इज इक्वल टू x का कंसनट्रेशन है। कंसनट्रेशन के लिए आप यूनिट यूज कर सकते हैं मोल पर लीटर। आपका रिजल्ट है 2.45 × 10⁻8। इसके आंसर में देख लूँ, इसका आंसर मैं लाया होगा 2.45 × 10⁻8 मोल पर लीटर, क्योंकि आपसे पूछा है कंसंट्रेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 के पास। क्या पूछा? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजी क्वेश्चन। इसको तो बनाने का मेरा इच्छा नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है 20, कौन सा क्वेश्चन में बात कर रहा है? 28 क्वेश्चन का कहना है, 28 क्वेश्चन का कहना है कि 28 नंबर क्वेश्चन का कहना है आपका कि मास परसेंटेज आपको निकालना है एस्प्रिन का इन एसीटोनाइट्राइल। 6.5 ग्राम एस्प्रिन डिजॉल्व है 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल में। तो यहाँ पर आपको मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट ऑफ एस्प्रिन, मास परसेंट ऑफ एस्प्रिन। तो एस्प्रिन का मास कितना है? 6.5 बाई टोटल मास कितना? तो 450 CH3CN का और 6.5 उसका, तो जोड़ दीजिए 456.5 इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर दो। जिसका मास परसेंट निकालना है उसका मास बाई टोटल मास इंटू 100। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारा 1.424%, 1.424%। ये था क्वेश्चन नंबर 28। एक फॉर्मूला पे था, जिसका मास परसेंट निकालना उसका मास बाई टोटल मास इंटू 100, जिसका मास परसेंट निकालना उसका मास बाई टोटल मास इंटू 100। अब ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 28। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 के पास। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन में मैं आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 का कहना है कि क्वेश्चन 29 का कहना है कि
निलोरफिन इज सिमिलर टू मॉर्फिन। 29 जी, मार्केट में एक मेडिसिन होता है निलोरफिन, जो कि मॉर्फिन के काफ़ी सिमिलर होता है। इसका यूज़ करता है कोई नार्कोटिक सीजर होता है उसके बॉडी के सिम्टोम को रिड्यूस करने के लिए। तो इसका डोज का अमाउंट दिया है। निलोरफिन का फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर में चल रहा हूँ 29 के पास, और निलोरफिन का फॉर्मूला हमको दिया हुआ है C19H21NO3, जिसका मोलिकुलर मास आपको निकालना पड़ेगा, निकलेगा 311 ग्राम पर मोल, या 311.5 ग्राम पर मोल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, निलोरफिन सिमिलर टू मॉर्फिन यूज टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम ऑफ नार्कोटिक। डोज ऑफ निलोरफिन इज गिवन। इसका जो डोज दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज 1.5 मिलीग्राम। अब मोलालिटी भी दिया है 1.5 मिलीग्राम। बहुत सारे बुक में यहाँ डैश दिया हुआ है, डैश यहाँ पर इंटू कर दीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेट द एक्वस सॉल्यूशन। डोज ऑफ निलोरफिन जनरली गिवन इतना है। कैलकुलेट द मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, माने कि सॉल्यूशन का मास आपसे पूछा है। तो मोलालिटी इज इक्वल टू WB कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ MB कितना है 311 इंटू 1000। सॉल्वेंट के मास को हम लोग x मान लेते हैं, और मोलालिटी भी हमारा दिया है 1.5 इंटू 10⁻³ गुड लक की दोनों कट जाएगी। x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, x का वैल्यू आपकी हो जाएगी, x का वैल्यू आपके हो गए 3.2 ग्राम। 3.2 ग्राम। अब सोच लो, ये तो सॉल्वेंट है। अब इसमें अगर हम इसको जोड़ दें सोल्यूट को, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मास हो जाएगी मास ऑफ सॉल्वेंट अब प्लस 1.5 मिलीग्राम 10⁻³। अब दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3.2 ही रिजल्ट आपका आएगा, या तो 3.2005 करके 15 करके आएगी, यानी कि इसका रिजल्ट आपका वो 3.2 ही हुआ, क्योंकि ये तो 3.2 है, इट इज़ नेग्लिजिबल बिकॉज इट इज़ 0.00015 हो रही है। तो इसमें ऐड करेंगे तो इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट में आपको 3.2 ग्राम ही मिलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 29। 30 क्वेश्चन में आ गया। 30 क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये सिंपल एक मोलारिटी के फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 मोलारिटी का क्वेश्चन है। मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर। क्वेश्चन को पढ़ के देख लिए। मोलारिटी आपका गिवन है, दैट इज 0.15 है। ये आपसे पूछा है, बेंजोइक एसिड का पूछ रहा था x को, शायद ये 122 आने वाली है। बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकाल दीजिएगा, 122 आपका आने चाहिए। 122 आने, वेरी गुड है। इंटू 1000 बाई सॉल्यूशन दिया हुआ है 250। क्वेश्चन को पढ़िए, बिना क्वेश्चन को पढ़े आप वीडियो कैसे देख रहे हैं? क्वेश्चन अपने सामने में रखिए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए, फिर मेरे पास आइए। मुझको तो टोटल क्वेश्चन के साथ आंसर याद है, तो मेरे को देख के आप काम नहीं कर सकते हैं। आप बुक अपने पास रखिए, आप न्यू कमर है, आप फेस कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो आप 2 बार क्वेश्चन को देखिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन समझिए, और फिर थोड़ा खुद ट्राई कीजिए। एक बार मेरा वीडियो देखिए, एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखिए, क्योंकि हमको थोड़ा फास्ट काम करना है, जल्दी काम करना है। और क्योंकि 41 क्वेश्चन को अगर पर डे में 2-2 क्वेश्चन करके बनाऊँ तो 10 वीडियो 15 वीडियो लग जाएगी। इसको मैं 3-4 वीडियो में समेटना चाहता हूँ, तो मैं आपको थोड़ा फास्ट बनाऊँगा। तो आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लें, फिर आप मेरे को देखें, क्वेश्चन आपको समझ में आएगी, और फिर सेल्फ बनाया। अब x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू निकालोगे तो 4 बार में कट रहा है, दिस इंटू दिस बाय दिस अगर हम कर रहे हैं, तो x का जो वेट हमारी आ रही होगी दिस 4.575 ग्राम। x क्या निकला? वेट ऑफ बेंजोइक एसिड, WB हमारा हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 31 के पास अगर मैं पहुंचता हूं, तो 31 एक थ्योरी क्वेश्चन है। आइए 31 क्वेश्चन को आप देख लीजिए, थ्योरी क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन का कहना है कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन वाटर ऑब्जर्व सेम अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिड, ट्राइफ्लोरोएसिडिक एसिड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गिवन बिलो। माने कि सेम अमाउंट में लिया एसिडिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिडिक एसिड। तो बेंजीन, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा, ट्राइफ्लोरो का सबसे ज़्यादा है, ट्राइक्लोरो का उससे कम है, एसिडिक एसिड का उससे कम है। क्यों? रीजन यही पूछ रहा है कि तीनों का अमाउंट सेम है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन उसका सबसे ज़्यादा है। तो इसका रिजल्ट में है फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब फ्लोरीन अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसमें हाईएस्ट इंडक्टिव इफेक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होगा, असो आयोनाइज करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी ट्राइफ्लोरो में, असो ट्राइफ्लोरो का डिप्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। एक बार फिर से, ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड इज मोस्ट आयनिक नेचर बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और फ्लोरीन अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगी, एसिडिक नेचर ज़्यादा है तो उसमें
आपका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट अगर सबसे ज़्यादा होगा तो उसमें आयोनाइज करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन सबसे ज़्यादा करेगा। उससे कम आयनिक कैरेक्टर ट्राइक्लोरो का है और उससे कम एसिडिक एसिड का है। सो जो ऑर्डर आपका बन के आता है ट्राइफ्लोरो की सबसे ज़्यादा है, ट्राइक्लोरो की उससे कम, एसिडिक एसिड का उससे कम। तो आज आप देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 31 तक। 32 से मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूँ। थैंक यू।